नमस्कार दोस्तों, चलते हैं हम केमिस्ट्री की अगली क्लास में, जिसमें हमने आपको बताया था कि आपको 8000 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हम करवाएंगे साइंस के। तो आपको कंप्लीट करने हैं 8000 क्वेश्चंस। कितने? 8000 क्वेश्चंस। तो जिन्होंने ये क्लासें कर ली उसका साइंस का क्वेश्चंस एक भी बाहर नहीं जाएगा। ये वादे के साथ कहता हूं, इसमें 12 साल से आने वाले जो बराबर क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर रखे गए हैं, वो वही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये याद रख लें। तो जो इस चैनल पर नए हो, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर करें और लाइक करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो क्या अधातुओं का कौन सा भौतिक गुण नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल ठोस अवस्था में होते हैं। ये भौतिक गुण अधातुओं का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आघात वर्धनीयता ना होना और तन्यता, अधातुओं में ना ही आघात वर्धनीयता पाई जाती है, ना इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। ऊष्मा और विद्युत के ये कुचालक होते हैं। ये अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। गलनांक क्वथनांक इनमें निम्न होता है अधातुओं में। अधातु ठोस द्रव गैस में, किसमें? द्रव, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में होते हैं। अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। और ये जो धातु होती हैं, तो धातुओं की तरह अधातु कठोर नहीं होती हैं। अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, बल्कि भंगुर होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? अधातुएं भंगुर होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है ठोस, द्रव, गैस में? तो अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके। अधातुओं की जो संख्या होती है, कुल तत्व कितने होते हैं? 27 होते हैं अधातुओं की संख्या, जिसमें से 11 तो गैसें होती हैं। कितनी होती हैं? 11 गैसें होती हैं और 15 ठोस होते हैं। 15 ठोस होते हैं और एक द्रव होता है। कितना? एक द्रव होता है। तो कितने हो गए? 27 अधातुएं होती हैं। तो अधातु जो होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, सल्फर है, आयोडीन है, कार्बन है, फास्फोरस है, ये अधातुएं होती हैं। आदि ठोस धातुएं होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो धातुओं के संबंध में उसने कहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। सभी धातु यानी पारे को छोड़कर तरल में हैं और मुलायम हैं। धातुओं के संबंध में पूछा उसने इस बार, तो कौन सा गलत है? तो ये ऑप्शन गलत है कि पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है। ये गलत है। सभी धातुओं के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं और अधातुओं के गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। सभी धातु आघात वर्धनीयता और नमनीय होती हैं। धातुएं चमकती हैं और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। धातुओं में, धातुओं को मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटल कहा जाता है। तो धातु कौन कौन सी होती हैं? जैसे धातु हो गई सोडियम, सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, आयरन हो गया और कॉपर हो गया। ये धातु होती हैं। एक
और जो हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती हैं, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। इसे आघात वर्धनीयता चादर बनाई जा सकती हैं। और जैसे एक तन्यता के रूप में उसे लाया जा सकता है, तार के रूप में, उसे तन्यता कहते हैं। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य और या लचीली है? तो नम्य या लचीली है वो है Ag। कौन है? Ag है चांदी। Ag को क्या कहते हैं? चांदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है एल्यूमिनियम, ये है सोडियम और ये है जिंक। क्या है? जिंक। ये ALP और टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आया हुआ था। और धातु और कौन कौन होती हैं लचीली? तो जैसे Fe है और सीसा है यानी टिन है, ये जिंक है। क्या है? जिंक। ये क्या है? टिन है। और जैसे कॉपर है, Cu है, Pb है। क्या है? Pb है। लोहा होता है ये Fe। क्या होता है? लोहा Fe होता है। Sn होता है टिन, Pb होता है सीसा, कॉपर होता है Cu। तो चांदी सबसे अधिक लचीली होती है। क्या होती है? चांदी सबसे अधिक लचीली होती है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को कठोर बनाना है और मजबूत बनाना है तो कार्बन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ALP और टेक्नीशियन। लोहे को कठोर और मजबूत कौन बनाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है तो कठोर और मजबूत बन जाता है। तो जो इसी को सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। और लोहे तथा कार्बन की जो मिश्र धातु होती है या इस्पात जो लोहा होता है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं, लोहा और कार्बन की, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है उसमें। ठीक, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे नमनीय तन्नशील धातु है। सबसे नमनीय तन्नशील धातु कौन सी है? वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, Au है। ये जो सबसे नमनीय आपका धातु है। कौन है सबसे नमनीय धातु? Au को क्या कहते हैं? सोना। क्या कहते हैं? ये है सोना। सोना को Au। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये और जो तन्नशील धातुएं होती हैं जैसे एल्यूमिनियम भी है। कैसे? एल्यूमिनियम है, चांदी है, निकेल है, जिंक है और टिन है। क्या है? टिन है। कॉपर है जो आदि क्रोमियम है, अलोह धातुएं होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिएबल के गुण को दर्शाता है। मॉलिएबल को गुण को दर्शाता है तो वो कौन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, ये मॉलिएबल को धातु के गुण को दर्शाता है। मॉलिएबल धातु के गुण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉलिएबल धातु को दर्शाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में कौन होता है? वो गैलियम है। क्या है? गैलियम सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। गैलियम एक धातु है। क्या है? गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक क्या होता है? जिसका प्रतीक होता है Ga, कैपिटल G और स्मॉल a। कैपिटल G स्मॉल a होता है। यह प्रकृति में मुलायम होता है और चांदी जैसी इसकी सफेदी होती है। कैसी? सफेद होता है चांदी जैसी। तो ये मुलायम भी होता है। क्या होता है? गैलियम मुलायम होता है और चांदी जैसा सफेद होता है। चांदी जैसा सफेद होता है। चांदी जैसी सफेदी होती है इसमें, चांदी जैसी सफेदी। और ये सामान्य तापमान में तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में हो जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है?
उसकी सतह चमकदार होती है, उसको उसके गुण को धातु के गुण को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है धात्विक चमक। क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहा जाता है। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु आघात वर्धनी और कोमल होती है। आघात वर्धनी होती है और कोमल होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। धातुओं की जो परमाणुओं की परत होती हैं तो एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, वही आघात वर्धनी और कोमल होती हैं धातुएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघात वर्धनीयता कहा जाता था। इनमें से कौन सा आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? आघात वर्धनीयता का कौन सा उदाहरण नहीं है? वो है इंडियन पन्नी। तो इंडियन पन्नी ये आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है। चांदी फॉयल, इस चांदी ये किसी पदार्थ को जब दबाने पर विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में जो होता है और फैलने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। यानी इंडियन पन्नी को जब हम पिघलाते हैं तो वो वापस या फैलने के रूप में नहीं आ पाता है, वो सिकुड़कर जलकर पूरा भस्म हो जाता है। चांदी एक ऐसा तत्व होता है जो फैल जाता है, दाब के लंबवत दिशा में फैल जाता है, तो इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये स्वर्ण पत्र और लिथियम भी ऐसा ही होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं? वो क्या होते हैं धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर? तो वो होते हैं बेसिक। क्या होते हैं? बेसिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो धातु होती हैं उनके ऑक्साइड जो होती हैं आमतौर पर बेसिक ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। अधातु जो है कक्षीय ताप पर तरल होती है, तो वो है ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रोमीन हैलोजन श्रेणी का तत्व है। किसका है? ये हैलोजन श्रेणी का तत्व है। हैलोजन श्रेणी का ये तत्व है। कौन? ब्रोमीन। एक अगला इसका और परमाणु क्रमांक क्या होता है ब्रोमीन का? तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35। कितना होता है? 35। और इसकी खोज किसने की थी? तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे एक बेलार्ड। इन्होंने ब्रोमीन की खोज की थी। किसने? बेलार्ड वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ये सामान्य ताप पर एकमात्र अधातु ही है जो द्रव अवस्था में रहती है। इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। क्या है तरल अवस्था में मौजूद? तो वो है क्या? ब्रोमीन। अभी बताया आपको कि ब्रोमीन एकमात्र धातु ही है, अधातु ही है जो द्रव अवस्था में होती है, यानी तरल अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। तो वो क्या है? ब्रोमीन एक तरल अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सिलिकॉन सौर पैनल में प्रयुक्त होती है धातु। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। अभी क्या पूछा था आपसे कि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। उसने प्रकृति में पूछा तो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अब उसने अधातु पूछा, ऑक्साइड आमतौर पर तो अम्लीय होते हैं। कैसे? अम्लीय।
और धातु ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं या कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? उपधातु के रूप में किसे जाना जाता है? वो कार्बन या आयोडीन या तांबा या जर्मेनियम। तो कौन है? वो है आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम आपका उपधातु है एक। जिन तत्वों में धातु और अधातुओं के बीच जो मध्यवर्ती गुण पाया जाता है वो उपधातु होती है, जैसे सिलिकॉन हो गई एवं जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में ये जर्मेनियम और आर्सेनिक, जर्मेनियम और आर्सेनिक सौर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल से जिससे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये क्या है? गैलियम और आर्सेनिक। ये होता है सेल, सौर सेल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। किसका? अर्धचालक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? उपधातु कौन सी है? तो वो है आपकी सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं तो वो वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है। वो है अधातु। क्या है? अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। ये भी एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? चालक या भंगुर या हल्के पदार्थ या मंद एवं दीप्ति रहित। तो कौन नहीं है? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, चालक एक अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में ये सत्य नहीं है। चालक कौन नहीं है? चालक ये सत्य नहीं है। धातुओं की जो तुलना में देखा जाए तो ग्रेफाइट को छोड़कर विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ये अधातु जो होते हैं, गुण होते हैं अधातुओं के, तो धातुओं की तुलना में ग्रेफाइट को छोड़कर, धातु जो है ग्रेफाइट है, एक धातु है, तो विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं और अधातुओं का घनत्व कम होता है। अधातुओं का घनत्व जो होता है वह कम होता है। कैसा? कम होता है। और ये भंगुर होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं? तो ये भंगुर होती हैं। एक और ये हल्के पदार्थ होती हैं, इनमें गलनांक और क्वथनांक कम होता है और ये मंद तथा चमक रहित होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं को गुणधर्म है? उपधातुओं का कौन सा गुणधर्म है? वो है अर्धचालक। कौन है? अर्धचालक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उपधातुओं का गुणधर्म है वो है अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित होते हैं। ढीले आबंधित होते हैं वो है इलेक्ट्रॉन, ढीले आबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत क्वेश्चन पूछा उसने।
ऑप्शन तो अधातुएं धनायन बनाती हैं, तो अधातुएं धनायन बनाती हैं, ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी, अधातुएं ऋणायन बनाती हैं, ये सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, ये भी सही है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे ये अमोनियम क्लोराइड और ठोस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है जो है, और होता है एक नेप्थलीन होता है, एंथ्रासीन होता है, जो एक ही मात्र ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन की क्रिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो ऊर्ध्वपातन कौन? अमोनियम क्लोराइड ये ऊर्ध्वपातन है। कपूर नहीं है। कौन नहीं है? ये नेप्थलीन ऊर्ध्वपातन है आपका। बर्फ नहीं है, कपूर भी ऊर्ध्वपातन है। बर्फ एक ऊर्ध्वपातन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? क्या करेगी? पंकिल जल से अलग करेगी जल को। तो कौन सी विधि है वो? तो वो है निस्यंदन। कौन सी विधि है? निस्यंदन जल को पंकिल जल से अलग करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल का जब शोधन करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है विपरीत परासरण। क्या? विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जब जल का शोधन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? जब जल को हम शुद्ध बनाते हैं, शुद्ध बनाने के लिए तो प्रयोग में लाया जाता है, वो कौन है? तो वो है रिवर्स परासरण। क्या है? रिवर्स परासरण को रिवर्स परासरण द्वारा जल को शुद्ध बनाने में के प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विलवणीकरण या डिसालिनेशन क्या है? तो क्या है ये विलवणीकरण या डिसालिनेशन? तो ये है बी, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। क्या करती है? नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को पानी से हाइड्रोजन को अलग करना है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत विघटन। क्या कहा जाता है? विद्युत विघटन कहा जाता है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, वो कौन सा नहीं है? तो वो है आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट आपका ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है। क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया है। और सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। कपूर ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, नेप्थलीन ऊर्ध्वपातक है, अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और पिछला क्वेश्चन हमने आपको बताया था पानी से हाइड्रोजन को अलग करना। तो पानी से हम हाइड्रोजन को अलग करते हैं, जैसे ये है जल, इसको हमने हाइड्रोजन को अलग किया तो ऑक्सीजन अलग किया और हाइड्रोजन अलग किया। तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ? 2। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने?
4 इलेक्ट्रॉन निकले। कितने निकले? 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जब 4 हाइड्रोजन है। एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन किसका किया जा सकता है? वो है अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। इससे अमोनियम क्लोराइड क्या NH4 अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? हमें सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो वो क्या है? वो है आपका तेल और पानी। तेल और पानी आंसर है इसका। तो ये मिश्रण अलग अलग कीपों द्वारा अलग किया जा सकता है तेल और पानी को, ये पूर्ण मिश्रण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है, तो क्या है वो है आसवान। क्या है? आसवान है जो समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए, किसके लिए? पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? वो है क्या है? ऑप्शन आपका आंसर है ऊर्ध्वपातन। अभी पिछला क्वेश्चन आया था तो क्या बताया था? ऊर्ध्वपातन के द्वारा सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड मिश्रण को अलग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम कर सकता है या कम करता है? कारक जो है वाष्पीकरण की दर को कम कर सकता है या कम करता है, तो वो है नमी। क्या है? नमी एक ऐसी चीज है जो वाष्पीकरण की दर को कम करता है। हवा में जो मौजूद पानी की वाष्प होती है, तो मात्रा जो होती है वाष्प की मात्रा, उसको नमी कहते हैं। हवा में जो पानी की वाष्प की मात्रा होती है उसको नमी कहते हैं। जो वायुमंडल में विद्यमान होती है जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्द्रता। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक सतह की घटना है, तो सतह की घटना क्या है? वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक सतह की घटना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये द्रव की जो खुली सतह होती है तो उससे धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में, हमें तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। हमें गैसीय अवस्था में रूपांतरण करना है तो वो वाष्पीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। तरल अवस्था से गुजरे बिना गुजरे ही एक पदार्थ को ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन करना है तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्रव के ठोस में परिवर्तन। जो द्रव होता है उसके ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो द्रव से हमें ठोस में परिवर्तन करना है तो उस प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट हो जाएगा हिमीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा है कथन? विलयन उच्च होता है या निम्न होता है, पीएच मान क्षारीय होता है या अम्लीय होता है? तो ये कैसा होता है? विलयन उच्च होता है। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन उच्च होते हैं और उसका पीएच मान क्षारकीय विलयन होता है। कैसा होता है? क्षारकीय विलयन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है? CuCl2 विलयन का रंग कैसा होता है? वो नीला हरा होता है। कैसा? नीला हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। Cu कॉपर क्लोराइड क्या होता है? कॉपर क्लोराइड निर्जल होता है। जो ये CuCl2 कैसा होता है? निर्जल। तो पीले भूरे रंग का होता है। ये धीरे धीरे नमी को अवशोषित करता है और नीला हरा बन जाता है। क्या बन जाता है? नीला हरा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को कहा जाता है। दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? वो विलयन कहा जाता है। क्या? विलयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलेय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। तो विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो वो समांग मिश्रण को आपका विलयन कहलाता है। क्या? समांग मिश्रण को विलयन कहलाता है। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन में क्या? एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में क्या? एक विलयन जो होता है उसमें हम पानी की 320 ग्राम मात्रा मिलाते हैं तो 47 ग्राम लवण की मात्रा है। वो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना करता है। तो गणना करता है या कीजिए, विलयन की सांद्रता की गणना करनी है तो कितना आ जाएगा? ये 12.8% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कैसे? किसी विलयन में पानी की मात्रा तो वो है 320 ग्राम। कितनी? 320 ग्राम। और जो विलायक की मात्रा वो है 47 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। तो कैसे निकलेगा द्रव्यमान प्रतिशत? तो प्रतिशत निकालना है हमें। क्या? प्रतिशत। तो विलायक जो होता है ग्राम में, तो विलायक कितना है? विलायक कितना है? 47 ग्राम विलायक है, बटे जो विलायक होता है तो विलायक 320 प्लस और जो विलयन जो होता है ग्राम में तो वो 320 और विलायक जो है वो 47। कितना है? 47। तो 47 प्लस 20 इंटू में यहाँ 100। तो कैसे आएगा? ये आएगा 12.80। तो यानी 12.8% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी एंड हो गए आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आपके। तो डेली क्लास लेनी है और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर करें। जो इस क्लास से स्टूडेंट वंचित हैं वो इस क्लास को कंप्लीट कर सकें, ताकि जो साइंस का क्वेश्चन है वो एग्जाम में छूटे ना। ठीक? ओके, धन्यवाद।